Good morning, everyone, students and my dear friend. आज ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th बोर्ड का 9 चैप्टर जिसका चौथा पार्ट है, लेकिन उससे पहले कल जो संडे वाली प्रॉब्लम थी जो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपसे पूछे थे, उनमें काफ़ी बच्चों ने लगभग सही सही जवाब दिए हैं। कुछ के साथ कुछ छुटपुट घटनाओं की सामने आई है कि किसी की OS यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम है, किसी के नाम में प्रॉब्लम है, कहीं किसी के साथ अल्फ़ाबेट में प्रॉब्लम है वो। और मेन तो जो जटिल कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं यानी कि दो समन्वय मंडल साथ होते हैं, उनमें ज़्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि OS निकालने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं काफ़ी बच्चों को। तो उनके केस में 5 मिनट के लिए पहले अपन ये जो कल के एग्जाम्पल थे उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे आपने किया होगा, क्या उसका आना चाहिए था। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल जो था आपका उसमें कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड है। एक तो एथिलीन डायमीन एंड एक नाइट्रेटो और एक क्लोरिडो। ठीक है, कल कई बच्चों को प्रॉब्लम आई कि सर क्लोरो को कई बच्चे क्लोरिडो लिख रहे हैं। ये मैंने बता चुका हूँ कि 2004 के बाद अपडेट हो गया है कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, इनको क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो और फ्लोरिडो भी लिखते हैं। ये एडवांस है, लिखोगे तो बहुत अच्छा है, वरना क्लोरो के भी नंबर नहीं कटेंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बुकों में आने भी लग गया है, क्लोरिडो ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और अभी देखो, जैसे यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हो आप? जिसका निकालना है केंद्रीय धातु कौन है? कोबाल्ट। EN का क्या है? 0 है। ONO का क्या है? -1 है। Cl का क्या है? -1 है। दूसरी जो बार Cl है उसका क्या है? -1 है। तो 3 माइनस के हो गए, उधर जाके क्या बनेगा? +3। तो यहाँ पे कितने आ जाएगी? +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी कोबाल्ट की। ठीक है, नाम आपने लिखा होगा। ये जो EN है इसके लिए बता रखा है आपको, इसको छोटे ब्रैकेट में लिखने के बाद उससे पहले आपको 20 लगाना है, क्योंकि 2 ही हैं। 3 होते तो आप ट्रिस का प्रयोग करते। ये वाला मेथड आपको बता रखा है, तो इसका बिल्कुल सही नाम क्या होगा? इसका सही नाम क्या होगा? बिस एथिलीन डायमीन, उसके बाद क्लोरिडो, नाइट्रेटो, और उसके बाद क्या होगा? ओनली कोबाल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और फिर इसके ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड और लास्ट में क्लोराइड है ना। यहाँ पे क्लोरो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, बार वाला है जो, ये लिगेंड नहीं है, ये तो एक ऋणायन मंडल है। ठीक है, तो इसके साथ ये हो गया। ऐसे अपने पास ये जो जितने भी एग्जाम्पल हैं इसके अंदर भी आपने देखो, ये जो अमोनिया है वो धनायन है, NH4+ है, तो ये अमोनियम है। ये बाद में ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर गाइज तीसरे में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जाम्पल है ये ऐसे नहीं है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये जो आपका निकल है, ठीक है, इसमें आपका निकल है, उसको ये इसमें ओनली 6 एक्वाई है अंदर। ये जो आपका ClO4 है ना, ये बार है। ये जो ClO4 का होल ट्वाइस है, इसको आप बार लिखो। और आपको बताऊँ, ClO4 पर क्लोरो है, इसका चार्ज -1 होता है। हालांकि चार्ज निकालने में तो काम आएगा, ठीक है, चार्ज इसका +2 आएगा। बाकी ये हेक्सा एक्वा निकल सेकंड पर क्लोरो है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये आयन वालों में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपको बता रखा है जिसके ऊपर आयन है उसके नाम में भी आयन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी क्रोमियम का कितना आएगा? 3 आएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, बाद में आप उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद इसके साथ आपको आयन भी लिखना है कि ये आयन भी है। ठीक है, ऐसे ही ये PT वाला था, इसमें PT की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? +4 आ रही है, नाम लिख दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी PT कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 आएगी, इसमें PT की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी। ठीक है, और इसमें आप PT की ऑक्सीकरण अवस्था आपने +1 निकाली होगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हो। पर जहाँ तक इसका भी एग्जाम्पल का मुझे जहाँ तक पता है, ये NO2 थोड़ा सा बाहर ही आना चाहिए था,
क्योंकि इस प्रकार का एग्जाम्पल फिर सेट नहीं होता ना, क्योंकि Ag के साथ 2 बना रहा है NO2, ठीक है, ये NO3 कुछ बाहर ही होना चाहिए था। और फिर आगे देखो ये हो जाएगा, ये CN है, ये NH3 2 हैं, एक Cl है और एक ये NO2 है, 4 लिगेंड अंदर, ये यहाँ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये यहाँ पे वो ये नहीं लगा हुआ था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन ही है, कोबाल्ट अंदर ही है, H2O 5 और SN6 SCN। देखो अब कुछ जो नई जो प्रॉब्लम फेस आ रही है, मैं आपको सिंपल उन लिगेंडों के बारे में बता दूं, जैसे कि आपका मान लो एक सिंपल NaCl होता है, बताया रखा आपको, इसको तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटता है, Na+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास जो डबल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको भी जब जलीय विलयन में तोड़ा जाएगा तो वो भी क्या करते हैं, एक प्लस में टूटता है तो दूसरा माइनस में। इसके ऊपर जितना प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इनकी ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं निकलती, इनकी ऑक्सीडेशन इस बात का ध्यान रखते हुए निकालना होता है, ऐसे नहीं है इनकी तरह की यहाँ केंद्रीय परमाणु को जोड़ लो। अब देखो इन एग्जाम्पल, ये कैसे एग्जाम्पल थे, इधर में इसी प्रकार के एग्जाम्पल में ये बाकी तो आप सारा कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। ये इसी प्रकार के एग्जाम में प्रॉब्लम फेस हो रही थी। ये देखो काफ़ी बच्चों के साथ ये वाली प्रॉब्लम फेस हुई, जो यहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स थे। जैसे कि ये एग्ज़ाम नंबर आपका 17 है, इसके अंदर क्रोमियम के जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ, अब देखो इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 कॉम्प्लेक्स में बटेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 2 कॉम्प्लेक्स आयनों में बढ़ता है। हमारा फर्ज है कि इसको हम जितना प्लस चार्ज देंगे सेकंड वाले को उतना ही माइनस देंगे। ये आपका पॉजिटिव क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और ये वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम अपन सिंपल लिखेंगे, और जबकि इसका नाम अपन नेगेटिव आना है ना, तो इसके नाम के अंत में 8 लगेगा। एक तो कन्फर्म याद बात ये कर लो कि जहाँ पे 2 आपके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, पहला धनायन है दूसरा ऋणायन है, पहले का जो केंद्रीय परमाणु का नाम है वो सिंपल लिखना है और दूसरे के नाम के अंत में 8 लगेगा, है ना, ये भी कन्फर्म हो गया। अब बात ये आती है, अब आपके हिसाब से जब अलग अलग निकाले इनका है, अलग अलग निकाले तो इस वाले क्रोमियम का तो 0 आएगा और इस कोबाल्ट का 6 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करें, अब करें तो क्या करें। अब बात ये आती है कि इसको अपन +3 मानेंगे तो उसको -3 मानना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसके ऊपर +3 मानने का मतलब है क्रोमियम का भी 3 आ गया, कोबाल्ट के ऊपर ये वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 मानने का मतलब है इसका भी +3 आ गया। अब ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात कि क्यों इनका +3 माना, क्यों इनका हम +1 नहीं मान सके, ये वो कई चीज़ों की प्रॉब्लम फेस है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें उस वाले मेथड से ना निकालें, इनको अलग अलग भी ना निकालें, और ऐसे भी जो आप एक साथ निकालते हो ना, इसको x मान लिया, इसको 0, फिर इसको x, फिर इसको -6, ये 2x बराबर +6 और x की वैल्यू 3 आ गई, ये मेथड इनके केस में शायद गलत होगा, ठीक है। कई जगह ऐसा समझा देते हैं बट ये मेथड गलत है। ये गलत क्यों है अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा, हालांकि शायद इस एग्जाम्पल में पता चलता या ना चलता, लेकिन एक ऐसा ही एग्जाम्पल आएगा जिसमें आपको खुद को प्रूफ हो जाएगा कि ये बात गलत थी, ठीक है। तब अब नाम लिखते समय आप सीधा सीधा नाम लिखोगे, समझ में आ गया कि जो पहला आपका क्रोमियम है उसको क्रोमियम में लिखना था और कोबाल्ट को कोबाल्टेट करना था, है ना। तो आप क्या करोगे, हेक्साअमीन क्रोमियम 3, और ये इन दोनों का नाम एक ही लाइन में लिखना है। और ध्यान को कई बार बता दिया आपको, ये जो समन्वय मंडल है ना, ये वाला समन्वय मंडल, इसका पूरा नाम चाहे उसमें कितने लिगेंड हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, केंद्रीय परमाणु तक एक ही लाइन में, यानी एक ही छत के नीचे पूरा नाम लिखो। नाम अच्छे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। स्पेस मत दो, स्पेस सिर्फ कहाँ देना है, स्पेस ओनली फॉर धनायन मंडल से समन्वय मंडल के बीच में और समन्वय मंडल से ऋणायन मंडल के बीच, बस, और कोई स्पेस नहीं आएगा।
समन्वय मंडल में चाहे कितने भी लिगेंड लिख रहे हो, केंद्रीय परमाणु का नाम लिख रहे हो, सब एक ही अंडरलाइन, एक ही छत के नीचे लिखना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। तो ये इस प्रकार की। अब ऐसे ही 18 वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी वही मेथड होगा आपका। पीटी की ऑक्सीजन अणुस्था आप +2 इधर ले रहे हो तो कॉपर की भी उधर +2 ही आ जाएगी। ऐसे इधर पीटी की +2 ले रहे हो तो दूसरे वाले पीटी की भी +2 आ जाएगी। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है ना, उनमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की बात है। पहले ही बता दिया मैं आपको, यहाँ पे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। पहला जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना नेगेटिव है, ठीक है। पहले के केंद्रीय परमाणु के साथ कोई 8 वेट नहीं लगा, नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, जबकि दूसरे का जो कॉम्प्लेक्स है उसके 8 लगेगा, डेफिनेट है। ऐसे ही देखो, अब आप इसमें मात खाते, आप किस में खाते, इसमें ये 29 वाला देखो। 29 में क्या है, 29 जो एग्जाम्पल है वो इस बात का ध्यान दो। अभी जैसे इसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्स आयन हैं, ठीक है। अभी आप वैसे निकालते आपके हिसाब से x मान के 2x करके, तो आप दोनों का +3 निकाल देते, लेकिन ये पीटी के केस में सत्यानाश हो जाता। इसलिए अपने को क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको पहले कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज मानना है, दूसरे के ऊपर उतना ही क्या मानना है, दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव मानना है। सपोज दैट आपने पहले के ऊपर +2 मान लिया तो दूसरे के ऊपर -2 मान लोगे। अब सोचो आप +2 मानने से पीटी, जो पहले वाला पीटी है उसका कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है PTCl4, उसका +2 ही रह जाएगा, है ना। लगता तो ऐसे था ना कि पहले वाले का +2 आना चाहिए और दूसरे वाले का +4, बट देखो ये उल्टा हो गया। ये जटिल कॉम्प्लेक्स की खास बात है, इसको थोड़ा सा समझे, है ना। ऊपर प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, इसके बारे में दोबारा से पूछ सकते हो, समझा देंगे एक बार, ठीक है। एक और लिगेंड में कंपेयर करना चाहता था, वो खैर अभी आएगा, मैं बता दूं आपको एक बार फिर से। ये जो आपका एग्जाम्पल 30 एग्जाम्पल है, 30वां एग्जाम्पल है 13 वाला, उसमें आपका SO4 जो है, SO4 हमने लिखा है भले इसको एक दंतुक लिगेंड में, लेकिन यहाँ पे SO4 द्विदंतुक लिगेंड का रोल निभा रहा है। और एक एग्जाम्पल और है जहाँ पे SO4 सल्फेट लिगेंड का रोल निभा रहा है, लेकिन वहाँ पे एक दंतुक का रोल निभा रहा है। अब आप बोले सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये एक दंतुक का रोल निभा रहा है या ये द्विदंतुक का रोल निभा रहा है। देखो, जब इसके अंदर क्रोमियम के साथ ओनली फॉर 4 आपके NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड थे, है ना, तो यहाँ पे SO4, क्योंकि आपको पता होता तो इसके पास 2 चार्ज हैं, ये कार्बोनेट और ये सल्फेट। ये एक और प्रकार के लिगेंड, एक स्पेसिफिक नाम आता है इनके केस में, फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड। फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड का मतलब है, ये मतलब ऐसे लचीलेपन होता है, जब जरूरत आए तो ये एक दंतुक का रोल भी निभा सकते हैं, और जरूरत पड़े तो ये द्विदंतुक का रोल भी निभा सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। तो दोनों ये ऑक्सीजन दाता परमाणु का रोल निभा सकते हैं, बट डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे NH3 5 होता ना, NH3 5 लिगेंड होते ऑलरेडी, तो ये मतलब 6 ही देता। ये वाली बात अभी अगला जो टॉपिक आएगा ना आइसोमरिज्म, उसमें समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये या तो 4 उपसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे या 6 बनाएंगे, 5 होता तो क्या होता, है ना। तो यहाँ पे SO4 -2 चार्ज है, वो तो चार्ज तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये द्विदंतुक का रोल निभा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल और था जहाँ पे सल्फेट था SO4, वहाँ पे ये एक दंतुक का रोल निभा रहा था, ठीक है ना। होगा कोई एग्जाम्पल ऐसा मैंने दिया था, इसमें नहीं है शायद, उस वाले में होगा जिसमें ऐसा एक एग्जाम्पल था। ठीक है, चलो समझ लो, यहीं पे समझ लो कि अगर ये NH3 होल 4 की जगह 5 होता तो SO4 एक दंतुक लिगेंड हो जाता, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड के टाइप एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात अपने को एक बार। अब जो अपना जो टॉपिक था वो बचा था, नेक्स्ट टॉपिक जब मैंने बोला था कि अगले पार्ट में यही कराएंगे, ये तो अपना 10-12 मिनट का संडे की प्रॉब्लम थी, उसके केस में थोड़ा सा सॉल्यूशन हुआ है। अब देखो, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में समावयवता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं अपन, समावयवता।
समावयवता शायद आपने नाम नहीं सुना, और ये 11th में एक टॉपिक होता था, लेकिन शायद अपने 11th की नहीं है ना वो, सॉरी 11th में ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट रह गया था। इसको यहीं डिटेल से थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कि ये आइसोमेरिज्म का क्या फंडा है। आइसोमेरिज्म नाम सुना है आपने, डेफिनेशन आपको बताई हुई है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, आइसो और मर्स, आइसो यानी एक समान, एक जैसा, है ना। मर्स यानी अनेक इकाइयाँ। मतलब इसके अंदर जो डेफिनेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी सुनने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन देखो, आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन के अंदर देखो, पहले तो आप इसको एक बार हिंदी में लिख लेना साथ में कि उपसय संयोजक यौगिकों में समावयवता, ऐसे लिख लेना आप टॉपिक, उपसय संयोगिकों की समावयवता। जो भी है, समावयवता का अर्थ होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना मतलब जैसे कि अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार के समावयवता देखने को मिलती है। अणुसूत्र का मतलब देखिए, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल समझाऊँ आपको। जैसे ये C2H5 C2H6 करो, सॉरी इसको, और O है। ये C2H6O एक आपका अणुसूत्र है ना। अब मैं इसके दो संरचना सूत्र बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? दो संरचना सूत्र। कैसे? CH3 CH2OH क्या बन गया? एथेनॉल। इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है? देखो, ईथर बन सकता है। ये अल्कोहल बना है। पहला एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल, और दूसरा एग्जाम्पल क्या बना? ईथर। क्या मतलब? दोनों का अणुसूत्र सेम है। इसमें भी वही 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी वही क्या है? इसमें भी क्या है? वही क्या है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट और सेकंड, ये एक दूसरे के समान ही है, आइसोमर है। लेकिन आइसोमर इसलिए है क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इनका जो अणुसूत्र है वो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल, इनका फंक्शन, देखो फंक्शन तो अलग होगा ही, संरचना आपको अलग दिख रही है। जो बात अल्कोहल में है वो ईथर में कहाँ, जो ईथर में है वो अल्कोहल में कहाँ। अल्कोहल तो बात ही अलग है, ठीक है। तो इन दोनों में ये जो डिफरेंस है, यानी कि हम इस प्रकार के एग्जाम्पल करेंगे कि जहाँ पे ये वाली चीज़ तो क्या होगी? सेम होगी, लेकिन इसके साथ उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, यानी कि जो उनकी स्ट्रक्चरल या उनकी जो और एग्जाम देखेंगे अपन संरचना, वो थोड़ी सी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये तो एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल था। यहाँ पे अब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमरिज्म देख रहे हैं, तो ये उसी प्रकार का एग्जाम्पल हो। अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल देखते समझ में आ जाएगी। ये भी थोड़ी अलग अलग प्रकार की सी होती है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो साथ में यहाँ पे आइसोमरिज्म की, और शायद इसमें डेफिनेशन ऐड भी है। ये देखो, 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु संरचना सूत्र व त्रिविम व्यवस्था अलग अलग हो, समावयवी कहलाते हैं, और ये पूरी घटना समावयवता कहलाता है, ठीक है। वो जो अभी मैंने बताया ना आपको, एथिल अल्कोहल और जो आपका डाई मेथिल ईथर था, ये एक दूसरे के समावयवी थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अणुसूत्र तो क्या था? समान था, इसलिए, है ना। अब ये त्रिविम व्यवस्था का मतलब होता है, एक तो जैसे अपन कागज पे बना ले, और त्रिविम व्यवस्था आप समझते हो आकाशीय व्यवस्था। त्रिविम व्यवस्था में मतलब 3 डायमेंशनल डायग्राम जो होते हैं, ठीक है। अब ये समावयवता भी जैसे मैंने बताया कि ये खुद ही कितने प्रकार की मान रहे, अपन 2 प्रकार की मान रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, जिनकी हमको संरचना में डिफरेंस लगता है, और वो किस किस प्रकार से डिफरेंस लग रहा है, किस किस प्रकार से अलग लग रहा है, वो भी 6 भागों में अलग से फिर बांट रखा है इसको। ऐसे ही त्रिविम समावयव आपकी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना त्रिविम समावयवता, और इसको लिख लेना स्ट्रक्चरल को संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। अब हम पहले संरचनात्मक समावयवता को पूरी करेंगे आज। संरचनात्मक समावयवता जो है अपनी, ये भी 6 प्रकार से बांट। संरचनात्मक समावयवता में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे संरचना में ही डिफरेंस होगा। संरचनात्मक समावयवता अपने पास 6 प्रकार की है। देखो यहाँ से, एक तो है आयनन समावयवता, ठीक है। क्या क्या है? आयनन समावयवता। यहाँ पे जो चेंजेज है वो संकुल यौगिकों में आयनों के कारण है, कि ये
इतना चार्ज दे रहा है, ये इतना चार्ज दे रहा है, ये उसके साथ ऐसा कलर देगा, ये उसके साथ ऐसा कलर देगा, चेंज होगा यहाँ पे। हाइड्रेट का मतलब है यहाँ पे H2 लिगेंड, H2 जो लिगेंड है उसके कारण होने वाली समावता। बंधक समावता जो मतलब सेंट्रल मेटल एटम से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। उपसंयोजक समावता है, लिगेंड समावता है, स्थिति समावता है, ये संरचनात्मक समावता के पार्ट है। और शायद इनका जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि हाँ यार ये वाली समावता किस कैटेगरी में जाती है, आई थिंक इसी कैटेगरी में आती है ना, आई एम राइट। यूँ आप खुद समझोगे इस बात को, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन करवा दी, ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। उसके बाद अपन एक एक को करेंगे डेफिनेशन लिखने के बाद। और सबसे पहला संरचनात्मक समावता में अपना जो टॉपिक आ रहा है समावता का, आयनन समावता, आयनाइजेशन समावता। क्या टॉपिक है अपना? आयनाइजेशन समावता। अब देखो ना, इसकी परिभाषा अगर अपन देखना चाहें, आयनन समावता, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान। देखो समावता में ये जो एक लाइन है ना, वो तो आप रट लो, ये तो सेम है सबकी, यही होगी कि वे यौगिक या वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हों, आयनन समावयवी कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट अभी आपके पास ये एक एग्जाम्पल था, कौन सा वाला, ये एग्जाम्पल है CO NH3 और Br, और उसके बाद इसके ऋणायन मंडल में SO4 है। देखो इसको जलीय विलयन को तोड़ा तो क्या मिलेगा, SO4-2, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज जाएगा, +2 चार्ज जाएगा, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट के साथ सफ़ेद रंग देता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। जबकि इसी का जो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है ना, नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, देखो ये दोनों एग्जाम्पल आपस में क्या थे, समावयवी हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्या है, इन दोनों का अणुसूत्र तो सेम ही है। हुआ क्या, इसमें SO4 अंदर आ गया और यहाँ से Br बाहर चला गया, है तो दोनों सेम ही ना, अलग तो नहीं है। लेकिन वो आ गया ना एग्जाम्पल फ्लेक्सिलेटेड लिगेंड का, यहाँ पे SO4 एक दंतुक लिगेंड का रोल निभाएगा, और वो जो एग्जाम्पल बताया था उसमें SO4 द्विदंतुक का रोल निभा रहा था। चलो वो तो हो गई बात, ये दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन देखो इसको जलीय विलयन में तोड़ेंगे, इसको जब जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो Br तो ओनली -1 होता है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज जाएगा, +1, क्योंकि देखो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये इधर वाला नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये +1 ही दे रहा है, और ये जो है आपका इस देखो ये अब कहाँ से देगा बेचारा, ये Br माइनस आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये फिर ये समावयवी AgNO3 के साथ AgBr का हल्के पीले रंग का रंग देंगे, तो दोनों में डिफरेंस हुआ उनके आयनों के कारण, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आयनन समावयवता, है ना। अंतर कहाँ आ रहा है, आयनों के कारण, तो आयनन समावयवता। इसी प्रकार आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो इसका, जैसे आपका CONO3 और NH3 होल 5 SO4, CO SO4 NH3 होल 5 NO3, वही बात है। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों भी आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में हैं आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनका भी अणुसूत्र क्या है, समान है। लेकिन वही बात आ गई, ये जो आपका पहला वाला एग्जाम्पल है, ये SO4-2 आयन और कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 आयन देगा, और इधर नाइट्रेट -1 तो इसके ऊपर भी +1, SO4 के ऊपर -2 तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी +2। ये स्वभाव है ना इन चीज़ों का। तो यहाँ पे आयनन समावयवता है, ठीक है। एक दो बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसको रिपीट में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता का सीधा सा डेफिनेशन ये था कि ये जो समावयवता है ना, ये ओनली फॉर H2 लिगेंड के केस में इसको मापेंगे। हाइड्रेट समावयवता का मतलब है कि जो आपका H2 लिगेंड है वो एक तो समन्वय मंडल में हो और एक बाहर आयन मंडल में हो। समन्वय मंडल और आयन मंडल में जो इसकी संख्या में डिफरेंस है ना, H2 के कारण अपने को इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिल रहा है, H2 के कारण इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रेट समावयवता, कि ये H2 के कारण समावयवता प्रदर्शित कर रहा है। अभी जो ऊपर वाला था
वो आयनन समावयवता था। ऊपर वाला क्या था, आयनन समावयवता था, क्योंकि वहाँ पे आयन के कारण समावयवता प्रदर्शित हो रही थी, है ना। स्ट्रक्चर चेंज हो रही थी, कभी SO4 लिगेंड का रोल निभा रहा था, कभी Br लिगेंड का रोल निभा रहा था, कभी SO4 लिगेंड का रोल निभा रहा था, कभी NO3 लिगेंड का रोल निभा रहा था। तो केंद्रीय परमाणु के साथ स्ट्रक्चर में भी तो डिफरेंस आ रही है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आते हुए भी ये क्या कर रहा है, तो उस नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर भी आएगी स्ट्रक्चर में। अब देखो फर्क पड़ेगा, किस लिए पड़ रहा है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ गया। अब देखो यहाँ पे वे यौगिक जिसमें जल के अणुओं की संख्या, क्या बोल रहा है, वे यौगिक जिसमें जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयन मंडल में भिन्न भिन्न हो, समन्वय मंडल और आयन मंडल में भिन्न भिन्न हो, यानी कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ने के साथ और बाहर वाले के साथ थोड़ी अलग अलग है, वो हाइड्रेट समावयवता कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सपोज दैट आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है CrCl3C6 6H2O में 3 प्रकार के हाइड्रेट समावयवी पाए जाते हैं। अभी देखो क्रोमियम है, H2O का होल 6 और बार रेडाइन मंडल में 3 Cl है। ये कॉम्प्लेक्स होगा, इसका नाम अलग है, ठीक है, इसका रंग अलग है, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड आपस में अणुसूत्र समान है लेकिन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। किस कारण हुआ क्या कि देखो बाहर एक H2O चला गया और एक Cl अंदर आ गया। क्या हुआ है, बाहर एक H2O चला गया और Cl एक अंदर आ गया, इसलिए चेंज, ये जो परिवर्तन हुआ है वो किस कारण हुआ है, एक H2O के कारण। और एक H2O क्या है, एक H2O एक लिगेंड है, हाइड्रेट जिसको भाषा में, लैटिन भाषा में बोला जाता है। ऐसे ही आप तीसरे एग्जाम्पल में देख लो, तीसरा और दूसरा आपस में समावयवी है। कैसे, इसमें भी देख लो, पहला और तीसरा भी समावयवी है। तो इसमें देखो 4 ही जल के अणु बचे, एक और बाहर निकल गया, यहाँ H2O 2 निकल गए और Cl2 एक और आ गया अंदर, तो Cl2 हो गया। देखो अभी भी ये इसमें 6 ही कोऑर्डिनेशन संख्या है तीनों में, है ना, लेकिन वही चीज़ें हैं। अब देखो कलर भी चेंज हो गया, ये बैंगनी रंग का हुआ, ये नीला हरा हुआ, ये गहरा हरा हुआ। तो यानी कि किस कारण समावयवता हुई है, H2O लिगेंड के कारण। ये जो समावयवता देखने को मिली वो किस कारण मिली है, H2O लिगेंड के कारण मिली है। इस कारण इसको हाइड्रेट समावयवता के नाम से जाना गया है ना। ये जो समावयवताएं चेंजेज हो रही है ना, वो उनके बेस पे ही हम इन समावयवताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपना जो तीसरा टॉपिक आता है बंधक समावयवता या लिंकेज समावयवता। तो बंधक समावयवता या लिंकेज समावयवता को भी आप नोट करें। देखो इसमें क्या है, इसमें मेन बात जो है डेफिनेशन से ही समझ में आ जाता है। एक चीज़ समझाते हैं हम आपको, इसमें बंधक समावयवता का क्या फंडा है। इसमें बंधक समावयवता का फंडा ऐसा है कुछ, देखो पहले डेफिनेशन देखो कि वे यौगिक जिनमें समन्वय मंडल में एक दंतुक लिगेंड, खास बात क्या रहेगी, एक दंतुक लिगेंड, और वो भी खास बात क्या रहेगी, उभय दंतुक लिगेंड हो। क्या हो, एक दंतुक लिगेंड जो उभय दंतुक लिगेंड हो, जो केंद्रीय परमाणु से लिगेंड के 2 दाता परमाणु द्वारा उपसंयोजक बंध से बंधित हो सकते हैं, बंधक समावयवता कहलाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल था आपका, पहला एग्जाम्पल है, ये पहला जो एग्जाम्पल था इसमें आपका NH3 जो लिगेंड है वो 5 है संख्या में, और NO2 जो लिगेंड है वो संख्या में 1 ही है। ठीक है, लेकिन NO2 लिगेंड को अपन जानते हैं भली भांति, ये उभयदंतुक लिगेंड था। कल बच्चे बोले थे कि सर एम्बाइडेंट लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड को फिर से बताओ। ये देखो फिर से उस एग्जाम्पल की बारी आ गई है। यहाँ पे फ़र्क इतना ही है कि लिगेंड कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसका अणुसूत्र सेम है, लेकिन कुछ एक परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या हुआ है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ दाता परमाणु नाइट्रोजन रोल निभा रहा था, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ दाता परमाणु का रोल निभाएगा ऑक्सीजन। तो जो हम चेंज देख रहे हैं, जो हम संरचना में परिवर्तन देख रहे हैं, किस कारण देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम उसके लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बंधन के आधार पे कि इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। इसमें देखा गया तो इसमें आपका नाइट्रोजन डोनर एटम निकला, इसमें देखा तो आपका ऑक्सीजन डोनर एटम निकला। तो बंध में ही तो डिफरेंस आ रहा है ना। अभी जैसे मान लो आप सपोज करो कि सर ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपको बता रखा उभयदंतुक लिगेंड NO2 और ONO, ये नाइट्रो ये नाइट्राइटो है,
इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, इसमें दाता परमाणु आपका ऑक्सीजन होता है। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आपको उसमें मल्टीपल फेज में बताया था ना आपको स्ट्रक्चर का क्या फंडा है। स्ट्रक्चर का फंडा ऐसा है कि जैसे मान लो आपका कोबाल्ट जो है केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। अब इससे आपके कितने, इससे आपके 5 तो अमोनिया, क्या है ये 5 तो आपके अमोनिया है, ठीक है, NH3 है। जैसे मैंने 4 तो जोड़ दिए, ठीक है, एक मैं लो नीचे से जोड़ देता हूँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। और ये जैसे मान लो यहाँ पे NO2 जुड़ा तो इसमें NO2 में O दाता परमाणु निकल गया, ठीक है, NO2 में क्या हुआ, O दाता परमाणु निकल गया। अगली बात समझ में। तो यहाँ पे कोबाल्ट से कौन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन। लेकिन ऐसे ही अपन ये जो दूसरा एग्जाम्पल देखें ना, ये वाला एग्जाम्पल देखें अपन, तो इस वाले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। इसलिए केंद्रीय परमाणु से जो डिफरेंस आ रहा है वो बंध का फर्क आ रहा है, लिंक का फर्क आ रहा है कि कौन किस टाइम लिंक कर रहा है केंद्रीय परमाणु से, है ना। उपसय संयोजक संख्या सेम है, बॉन्डिंग सेम है ना, लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है वो किस कारण आ रहा है। तो ऐसा परिवर्तन सिर्फ एक दंतुक, ध्यान रखना, जहाँ एक दंतुक लिगेंड वो भी उभय दंतुक लिगेंड हो, वही कारनामा कर सकते हैं। आप सेकंड एग्जाम्पल उठा के देख लो, सेकंड एग्जाम्पल में भी ये यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN में आपको पता है यहाँ पे C दाता परमाणु है, तो क्रोमियम से कौन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से C बनाएगा। और इसमें देख लो क्रोमियम से कौन बॉन्ड बनाएगा, N बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, लिगेंड आपका है यहाँ पे NC आइसोसाइनो, तो दाता परमाणु कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे क्रोमियम के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो लिंक का फर्क है, बंधक का फर्क है ना। तो ये इस कारण ये बंधक समय होता है, क्योंकि देखो आप इनके देख लो, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कोई अंतर है क्या, इसका कोई अणुसूत्र अलग है क्या, नहीं ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट सेम। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग हो। अब ये अलग अलग संरचना सूत्र किस किस नाम से पहचाने, किस किस वजह से हो रहे हैं, उनके नाम से इनके नाम पड़ गए बाबा, और क्या है इसमें अंदर, ठीक है। अब आगे आपका जो और एग्जाम्पल आ रहा है उसके अंदर हम एक जो फोर्थ, ये देखो ये एक आपका उपसंयोजन समावेता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में देखो सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि उपसंयोजक समावेता में एक तो यह मेन बात याद रखना तो क्या है आपको कि यहाँ पे जो ये जो अपने दो समन्वय मंडल वाले एग्जाम्पल पढ़े ना, ये उन्हीं के केस में होता है जहाँ पे जटिल कॉम्प्लेक्स यौगिक है ना, जिनमें 2 समन्वय मंडल एक साथ आते हैं, वो उपसंयोजक समावेता प्रदर्शित करते हैं। मेन बात तो ये है, ठीक है ना। तो वे यौगिक जो धनायन व ऋणायन दोनों संकुल आयन हो, है ना, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन लिगेंडों का विनिमय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे ये इसमें ये जो कोबाल्ट NH3 है वो धनायन है कॉम्प्लेक्स, और जो क्रोमियम Cl6 है वो ऋणायन है। अब ये अगर आपस में कुछ लिगेंडों का आदान प्रदान या पूर्ण रूप से भी लिगेंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो क्या होंगे, ये उपसंयोजक समावेता प्रदर्शित करेंगे। यानी कि ये उपसंयोजक जो बंध थे केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले, उनका ही चेंजेज हो रहा है। ये नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि यहाँ केंद्रीय परमाणु से देखो आप, ये जो मैंने लगा रखा है ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल में था ये, और ये जो एग्जाम्पल है ये इसका समावेवी है। क्यों है समावेवी, देखो इसमें भी देखो सेम मिलेगा लेकिन फ़र्क है। अभी कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ रहा है, इसमें क्रोमियम के साथ Cl6 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें देखो कोबाल्ट के साथ क्रोमियम के साथ NH3 आ गया, और यहाँ जो Cl जुड़ रहा था वो कहाँ चला गया, कोबाल्ट के साथ चला गया। तो थोड़ा सा ये अंतर आया है इसके केस में। क्या अंतर आया है, यही अंतर यहाँ पे देखने को अपने को मिला है। ऐसे एक सेकंड एग्जांपल और है, सेकंड एग्जांपल देख लो आप, इसमें भी वही सिस्टम था। यहाँ पे PtNH3 वहाँ पे PtCl4। अब लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ दोनों केंद्रीय परमाणु सेम ही निकल गए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 NH3 थे, अब यहाँ एक Cl आ गया, एक NH3 अगले वाले में चला गया। यानी कि उपसंयोजक बंध का आदान प्रदान हो रहा है दोनों केंद्रीय परमाणु के बीच में। ये जो आपका एग्जाम्पल है
वो आपको इसी प्रकार के एग्जाम्पल में मिलेगा, जहाँ पे दो समन्वय मंडल होते हैं, धनायन और ऋणायन मंडल होते हैं, उनके लिगेंड आपस में चेंज होते हैं, वो उपसंयोजक समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल आएंगे ये उपसंयोजक समावयवता के एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपकी 5वीं नंबर की जो समावयवता आती है वो है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता का जो रियल अर्थ हुआ ये आप इसको लिख सकते हो लिगेंड समावयवता को, कि इसके अंदर मेन बात ये है कि यहाँ पे वे यौगिक जिनमें लिगेंड संयम समावयवता प्रदर्शित करते हैं लिगेंड समावयवता कहलाते हैं। अब सोचो लिगेंड नाम पड़ा है लिगेंड समावयवता, है ना। आप सोच रहे हो हम ऐसे कैसे याद करेंगे, ये देखो नाम देगा अगला या एग्जाम्पल देगा तो एग्जाम्पल से हम उसका पहचान लेंगे, या नाम देगा तो उसके नाम के आधार पर हम कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, इतना तो टैलेंटेड हैं अपन। ठीक है, अभी देखो ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल सेम ही तो हैं, यानी कि इनके अणुसूत्र समान ही तो हैं, लेकिन कुछ फर्क है। वो फर्क यही है कि लिगेंड जो खुद है ना उस वो ही अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। जैसे तीनों एग्जाम्पल में आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्रोमियम केंद्र परमाणु है, NH3 की 5 लिगेंड है, और ये एक आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ये क्लोरोफेनिल, कौन है क्लोरोफेनिल। अब क्लोरोफेनिल में तो C6H5 आता है, लेकिन क्लोरोफेनिल है तो मतलब एक H की जगह Cl आ गया, तो C6H4Cl। अब देखो ब्रैकेट में 2 लग रहा है, दूसरे एग्जाम्पल में ब्रैकेट में 3 लग रहा है, चौथे एग्जाम्पल में ब्रैकेट में 4 लग रहा है, तीसरे एग्जाम्पल में 4 लग रहा है। ये देखो क्या फ़र्क था, ये फ़र्क है कि ये जो लिगेंड है आपका क्लोरोफेनिल, यहाँ पे क्लोरोफेनिल क्लोरो 2 पे जुड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर क्लोरो जो है वो 3 पे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो 4 पे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो लिगेंड है वो खुद ही अपनी इंटरनल आइसोमेरिज्म दे रहा है, उसकी पोजीशन के आधार पर यहाँ पे समावयवता को अपन देख रहे हैं। ये केवल इसी प्रकार के एग्जाम्पल को देखने को मिलता है जहाँ लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बनाने में या उसकी संख्या में या उसकी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यहाँ लिगेंड खुद अपनी समावयवता दे रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका रीजन है। ये था आपका लिगेंड समावयवता। ठीक है, अब एक लास्ट संरचनात्मक समावयवता का एक लास्ट पार्ट है अपना, इसके अंदर स्थिति समावयवता की बात करेंगे अपन। क्या करेंगे, स्थिति समावयवता। ठीक है ना, स्थिति समावयवता जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो क्या चीज़ है, इसमें फिर इसकी अलग क्वालिटी आ गई। इसकी क्वालिटी ये आ गई कि यहाँ पे समावयवता ऐसे प्रकार के कॉम्प्लेक्स करते हैं जो लवण सेतु लिगेंड होते हैं। लवण सेतु है ना, यहाँ पे लवण सेतु वाले की बात करेंगे, आगे बात समझ में। अब लवण सेतु का एग्जाम्पल कल भी खूब डिस्कस करे थे अपन ने। यहाँ समावयवता सेतु लिगेंड युक्त उपसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है जहाँ अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्रों में लिगेंड बंधक में भिन्नता पाई जाती है। अब देखो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये और ये अणुसूत्र सेम है, कोई फर्क नहीं है, जितने इसके पास सामान है उतना उसके पास है ना, जितना उसका वजन है उतना उसका है, अणुसूत्र सेम है सबके। लेकिन देखो अब मैंने 2 वर्ड लिख रहे हैं, असम्मित और सम्मित। ये क्या मतलब था, असम्मित मतलब जिसको 2 बराबर भागों में नहीं काट सकते, और सम्मित जिसको 2 बराबर भागों में अपन काट सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, अर्धांश होते हैं जैसे। अब देखो पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये सेतु लिगेंड में है ना, इमिनो है ना, ये वाला आपका। अब ध्यान दो इधर ये आपका NH3 का होल 4 है, और इधर NH3 होल 2 और Cl2 था। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि इधर एक आपका NH3 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और एक Cl था वो Cl हमने एक इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या हुआ, NH3 का होल 3 Cl, और इधर भी क्या हो गया, पहले 2 थे एक और आ गया, तो NH3 का होल थ्राइज और Cl, एक Cl कम हो गया वो इधर चला गया। यानी कि अब देखो ये 2 बराबर भागों में बट गया। कैसे 2 बराबर भागों में कैसे बटाए, देखो अब इधर भी इसके पास 3 NH3 1 Cl, 3 NH3 1 Cl, इधर भी और इधर भी, बीच का ये था, तो इसको अब 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है। ये समावयवता जो है ये अलग चैप्टर है एक, है ना, उसको अलग से समझाएंगे। तो ये अपने पास उपसंयोजक यौगिकों में
संरचनात्मक समावता के पाठ के 6 समावता के बारे में जाना। फर्स्ट हमने देखा देखो अब इनका उपसेस, ये संरचनात्मक समावता खत्म हो गई है, इनका दोबारा से एक रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो सीधी सी बात है, आयनन समावता। जिन संकुल यौगिकों में आयनन में यानी कि जब उनको जले विलयन में तोड़ा जाए तो कौन कौन सा आयन दे रहा है, कितना पॉजिटिव दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, उस जो अपने को डिफरेंस लग रहा है वो आयनन समावता है। ठीक है। हाइड्रेट समावता ओनली वही देते हैं जिनके समन्वय मंडल और बाहर वाले आयन मंडल में हाइड्रोजन H2O लिगेंड के डिफरेंस होता है, वो हाइड्रेट समावता प्रदर्शित करते हैं। बॉन्डिंग या लिंकेज या बंधक समावता स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। एक दंतुक लिगेंड, वो भी उभय दंतुक लिगेंड के कारण हाइड्रोजन समावता बंधक समावता प्रदर्शित करता है। ऐसे उपसंयोजन समावता, इसके अंदर जटिल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 2 समन्वय मंडल होते हैं वो उपसंयोजक समावता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम्पल से पता पड़ जानी चाहिए ये वाली बात आपको, ठीक है ना। इसमें केंद्रीय परमाणु के लिगेंड आपस में इंटरकन्वर्ट चेंज होते हैं। लिगेंड समावता के अंदर आपको ओनली 4 लिगेंड खुद अपने आप में समावता प्रदर्शित करता है, लिगेंड की खुद की स्थिति बदलती है, यहाँ उसके बंधक में और कोई चेंज नहीं होता। देखो नाम से सब कुछ यहाँ पे बयां हो रहा है, ठीक है। और लास्ट वाली आती थी आपकी स्थिति समावता। इसके केस में आपको पता चल गया, स्थिति समावता में सेतु लिगेंड युक्त एग्जाम्पल में पोजीशन का पता चलता है स्थिति के अंदर, सम्मित और असम्मित के अंदर, है ना। ये सब समावता हमने संरचनात्मक समावता के 6 पार्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहो, प्रॉब्लम आए वो ग्रुप में डिस्कस करो, ओनली प्रॉब्लम डिस्कस करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।